नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। हल्द्वानी के बाद यूपी के बरेली में शुक्रवार को माहौल बिगाड़ने की कोशिश। बरेली में ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर मौलाना तौकीर रजा शुक्रवार को जब जुम्मे की नमाज के बाद गिरफ्तारी देने पर अड़े थे, उस दौरान कुछ खुराफातियों ने माहौल बिगाड़ने की काफी कोशिश की। पूरे दिन हंगामा बरपा रहा। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामला शांत करवाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो सकती है 10 मार्च को पूरी। पहले अनुमान था कि 20 मार्च को ये यात्रा पूरी होगी, लेकिन राहुल 70 के बजाय 100 किलोमीटर की यात्रा रोज पूरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 11 के बजाय 6 से 7 दिन में ही यात्रा पूरी कर ली जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें 15 फरवरी को लखनऊ स्थित ईडी के जोनल मुख्यालय में बुलाया गया। वहीं हम आपको बता दें कि लुईस खुर्शीद के खिलाफ 2 दिन पूर्व बरेली की एमपी एमएलए अदालत ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया। उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर हिंसा की आग में सुलग उठा। यहां बनपुलपुरा क्षेत्र में अवैध मदरसा तोड़े जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 5000 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी। सुरक्षा के लिहाज से हल्द्वानी शहर को 7 जोन में बांट दिया गया। वहीं पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरे कार्यकाल में होंगे और बड़े फैसले। भारत में गरीबी दूर की जा रही है। तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। भारत की गरीबी दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं। एक एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। और इसलिए मैं बताता हूं, तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। भारत की गरीबी दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं। और बहुत एक एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। और करीब करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग तरीके से। 15 लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा हूं, जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है, पहली बार बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की छापेमारी। इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल पर यह छापेमारी की कार्यवाही चल रही है। आतंकवादी गतिविधियों के लिए टेरर फंडिंग को लेकर रेड डाली गई। अन्वेषण अभिकरण ने आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में कथित रूप से शामिल तत्वों के खिलाफ अपनी कार्यवाही के तहत शनिवार को यहां छापेमारी की। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना की दूसरी कड़ी राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर से शुरू की। इस पूरे कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ही छाए रहे। विधायकों के बाद मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बाद और मुख्यमंत्री स्वयं चंपई सोरेन ने भी युवा हृदय सम्राट कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गुणगान किया। इस वर्जन पेंशन योजना को शुरू किया। गांव में इतना आर्थिक तंगी है, 2 टाइम को 1 टाइम को खाना के लिए तरसते थे। इसलिए आज ऐसा नियम बनाया, नीति बनाया
हर परिवार को, हर घर में अभी पेंशन हर महीना 2000 से 3000 पहुंचते हैं। यही हेमंत सोरेन ने सोचा कि हम झारखंड में जो भी किसका भी अगर कोई परिवार का हो, अगर आवास नहीं आई तो हम 2 कमरा नहीं 3 कमरा का देने शुरू करेंगे। यही आज का दिन हेमंत बाबू का निर्धारित था। यही गोपाल मैदान से, कोल्हान प्रमंडल से आवास वितरण प्रमाण का स्वीकृति पत्र देने का उन्हीं का समय था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं और पीवी नरसिम्हा राव सहित हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। इस पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की सामने आई है प्रतिक्रिया। इसके लिए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 3 बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति को भारत रत्न से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। पहला चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के नेता रहे, निस्वार्थ भाव से लगातार अपने मृत्यु पर्यंत किसानों के लिए संघर्ष करते रहे, किसानों को हक और अधिकार दिलाने के लिए वो लड़ते रहे, जूझते रहे और वो किसानों के नेता भी कहलाए। भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और उनके प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ। दूसरे जो नेता थे देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में यानी देश उदारीकरण यानी नई व्यवस्था की ओर देश ने प्रवेश किया। जो देश के अंदर में कोटा परमिट राज था, उसको इन्होंने तिलांजलि देने का इन्होंने प्रारंभ किया उसी समय से, और देश विकास की एक नई गति पकड़ी। उस समय से एक नया रफ्तार भी पकड़ा। यानी अगर हम कहें कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, इसके जनक भारतवर्ष में करे तो नरसिम्हा राव जी रहे और आज उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीसरे जो व्यक्ति थे कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन, वो कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने क्रांति लाई, जो कि भारत पहले अन्न के लिए परेशान थे, दुनिया के औरों देशों के समक्ष देशवासियों की भूख मिटाने के लिए भारत कटोरा लेकर के हाथ फैलाते थे। लेकिन भारत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाई और फसल के उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी हुई, नई तकनीक, उन्नत बीज को इन्होंने तैयार कराए और आज अनाज के मामले में देश स्वावलंबी है। भारत के पास भी अनाज पर्याप्त है। आज तो देश में गरीबों को 80 करोड़ की आबादी प्रत्येक महीना फ्री में 5 किलो अनाज भी दिया जा रहा है और साथ ही दुनिया में जहां कहीं भी अनाज की जरूरत होती है तो भारत दुनिया को भी अन्न खिला रही, अनाज दे रही है। अगर इसका किसी को श्रेय जाता है तो कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को, और इसलिए आज इन तीनों महापुरुष को केंद्र सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसान मसीहा और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की। इस फैसले पर उप मुख्यमंत्री जगदीप सिंह धनखड़ ने खुशी जाहिर करते हुए चौधरी सिंह के जीवन से जुड़े कुछ किस्से साझा किए हैं। साथ ही गरीब और किसानों के लिए किए गए उनके कार्यों की सराहना की। उनका पूरा जीवन किसान और गांव को समर्पित था। वो ईमानदारी के प्रतीक रहे। मुझे व्यक्ति से बहुत उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, पर 1977 में जब वो राजस्थान आए थे तो मैं जयपुर से चलकर श्री गंगानगर गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप देखिए, आज किसी भी मापदंड पर जांच कीजिए, ईमानदारी के प्रतीक, किसान के पीछे समर्पित, किसान जातियों के वो सर्वमान्य नेता रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री रहें, चाहे देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री रहें, उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके दिल में किसान अन्नदाता के प्रति जो लगाव था और राजनीतिक क्षेत्र में स्पष्टवादिता के मामले में विचारों में पूरी तरह से एकाग्रता होना उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। डटकर आपातकाल का काला खंड जो था, डटकर मुकाबला किया। अपने सिद्धांतों से वो कभी नहीं डगे। लोग उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, गरीब किसान के प्रति उनका समर्पण, ये उनकी पहचान है। चौधरी साहब के नजदीक कोई वो व्यक्ति नहीं आ सकता था जिसमें ये गुण नहीं हो। आप अंदाजा लगाइए, उस कालखंड में उनके जो शिष्य थे उन्होंने क्या महारत हासिल की। जब ऐसे व्यक्तित्व को आज के दिन सम्मानित किया जाता है तो मन में एक बड़ा भाव आता है कि अन्नदाता का सम्मान हुआ है। मेरी बात मानकर चलिए, आज देश में करोड़ों लोगों को बहुत अच्छी नींद आएगी। वो सोच रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला। कभी ऐसी कोई बड़ी मांग किसी ने नहीं उठाई, क्योंकि किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए तो वो रत्न थे ही। पर जब आज सम्मान मिला है और भारत एक नई ऊंचाई की ओर छलांग लगा रहा है, आज का भारत दुनिया में प्रभावी है। आज के भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया के देशों में भारत की इज्जत सर्वोपरि है। ऐसे भारत में, ऐसे मौके पर, अमृत काल में, आजादी का अमृत उत्सव हमारे संविधान का भी इस वर्ष में है। ऐसे मामले में ऐसा निर्णय होना दिल को सुकून देता है, दिमाग को प्रभावित करता है और एक नए उत्साह का संचार करता है कि मैं उस देश का निवासी हूं जहां यह कदम उठाया गया है। व्यक्तिगत मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहकर कृषक पुत्र होने के नाते जब मुझे जानकारी मिली तो बिना समय गंवाए मैंने इस जानकारी को राज्यसभा के सदस्यगण के साथ शेयर किया और सदन में जो इसका स्वागत हुआ और हर वर्ग से स्वागत हुआ, उससे मैं विभूत हूं। मैंने कल्पना में नहीं सोचा था कि मैं इस पद पर पहुंचूंगा, पर यह बदलते हुए भारत की तस्वीर है। पर यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस पद पर रहकर मेरे को वो देखने को मिलेगा जो आज मैंने देखा। मैं आपको एक बात बताता हूं,
चौधरी साहब के जीवन को आप अध्ययन कीजिए, उनके विचारों की जानकारी लीजिए। वो किसान की मजबूती देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसान अर्थव्यवस्था में जबरदस्त योगदान करे। और मैंने कई जगह चौधरी साहब की रीति नीति को पढ़कर, नजदीकी से अध्ययन कर कई जगह मैंने अपने भाषण में कहा है कि अन्नदाता को मजबूती तब आएगी जब अन्नदाता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करता है और वहीं तक सीमित रह जाता है। उसकी मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वैल्यू एडिशन के अंदर होना चाहिए, उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में होना चाहिए, दूध और वेजिटेबल्स में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। चौधरी साहब का सोच बहुत बड़ा था और व्यक्तित्व देखिए कितना बड़ा था। देश को कभी वो देखने को नहीं मिलेगा जो चौधरी साहब ने देखा था और अन्य नेताओं ने देखा था। आपातकाल की मार, हर संस्था विफल हो गई, न्यायालय विफल हो गए। देश के 9 उच्च न्यायालयों ने आदमी के पक्ष में फैसला दिया, नागरिक के पक्ष में फैसला दिया। ये फैसला दिया कि मौलिक अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया। डटकर चौधरी साहब ने मुकाबला किया। चौधरी साहब सही मायने में गांव, गरीब, किसान के हिमायती थे। आज के दिन मैं उनको नमन करता हूं। आज के दिन सभी किसान भाइयों से, ग्रामीण भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि हमारे चौधरी साहब 140 करोड़ वाले देश में भारत रत्न है। हमारे रत्न थे, हमारे दिल में थे, हमारे दिल पर उनका राज था। कहीं निकल जाइए देश में, उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, गांव का किसान का व्यक्ति चौधरी साहब को किस भाव से याद करता है। और महान व्यक्तित्व की सबसे कि उनको प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आज संसद सदस्यों के चेहरे पर जब देखा मैंने, और खासकर जो ग्रामीण वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, ऐसी प्रसन्नता मैंने बहुत कम देखी है। बहुत बड़ा मौका है नवीन जी आज का। सर मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आप जयपुर से पैदल चल के उनको मिलने? नहीं, पैदल नहीं, मैं जयपुर से चलकर चौधरी साहब का हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंदर आना था। उस समय जो आप आज कर रहे हैं ना, संचार, सोशल मीडिया, वो नहीं था। टेलीविजन भी ऐसा नहीं था। जब अखबार से जानकारी मिली तो मेरे मन में आया कि मुझे इस महानुभाव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मैं बालक था। मैं जब वहां गया तो भोजन कर रहे थे, वो जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। चौधरी साहब ने कभी किसी को गिरावट होते हुए मदद नहीं की। सब जानते थे कि चौधरी साहब के सामने दिगर कोई ऐसा आचरण हो गया जो सात्विक नहीं है, सर्वोत्तम नहीं है, तो चौधरी साहब खिंचाई करते थे। और किसान को हमेशा एक ही बात कहते थे कि अर्थव्यवस्था में योगदान देने के अलावा किसान भारतीय राजनीति की भी रीढ़ की हड्डी है। और मुझे आज प्रसन्नता होती है कि आज किसान वर्ग में जाइए आप और थोड़ा अंदाजा लगाइए, किसान के बच्चे आज नौकरी में कितने आगे हैं, गांव के अंदर कितनी काया बदल गई है। एक तरीके से चौधरी साहब का सपना संचार हो रहा है। पूरी तरह से पृष्ठभूमि मेरे को दिख रही है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का इतना बड़ा आदर होना और इस कालखंड में होना जहां भारत अमृत काल में है, तो अमृत काल जो गौरव काल है, उसमें ऐसे लोगों का मान बढ़ाना, गौरवान्वित करना हम सब के लिए बहुत बड़ी
लोकसभा में मोदी सरकार श्वेत पत्र लाई। इस श्वेत पत्र में यूपीए के शासनकाल में 15 घोटालों का जिक्र है। ऐसे में कांग्रेस ने फौरन इस श्वेत पत्र पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो असली मुद्दे हैं वो पत्र से गायब है। ये व्हाइट पेपर में नोटबंदी का जिक्र नहीं है, बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, महंगाई का जिक्र नहीं है, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है। तो ये व्हाइट पेपर किस लिए निकाला गया है? जिन मुद्दों पर व्हाइट पेपर निकालना चाहिए, बॉर्डर सिचुएशन विद चाइना, हमारी सीमाओं पर जो तनाव है उस पर हम व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, उस पर चुप्पी। मणिपुर में पिछले 9 महीने से क्या हुआ है उस पर व्हाइट पेपर मांगे हैं, उस पर चुप्पी। हमने पहले नोटबंदी पर व्हाइट पेपर मांगा था, उस पर भी चुप्पी थी। जो 45 साल में बेरोजगारी बढ़ी है उस पर कोई व्हाइट पेपर नहीं, उसका व्हाइट पेपर में जिक्र ही नहीं है। तो ये व्हाइट पेपर एक इवेंट है, ये इवेंट मैनेजर है ना। आडवाणी जी ने कहा था नरेंद्र मोदी ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर, ये एक इवेंट इन्होंने कर दिया है आखिरी दिन सत्र का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का। पर इस व्हाइट पेपर का जवाब हमारे ब्लैक पेपर में है, 10 साल अन्याय काल। तो 10 साल की हकीकत है। प्रधानमंत्री अमृत काल की सुनहरी सपने सबको दिखा रहे हैं, पर हकीकत 10 साल अन्याय काल का है। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बड़ा मुखर रहे। नहीं, देखिए व्हाइट पेपर पर चर्चा होगी, पर जो भ्रष्टाचार पर जो चुप्पी इन्होंने किया है, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जो असली मुद्दे हैं, लोगों के असली मुद्दे हैं, किसान पर अन्याय, नारी अन्याय, युवा अन्याय, श्रमिकों का अन्याय, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर कंपनियां की बेच हो रही, जो बिक रहे हैं वो, और कौन खरीद रहा है? 1-2 उनके चुने हुए दोस्त खरीद रहे हैं। बंदरगाहें प्राइवेटाइज हुए हैं, हवाई अड्डे का निजीकरण हुआ है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, इस्पात कारखानों को निजीकरण हो रहा है, तेल के रिफाइनरियों का निजीकरण हो रहा है। तो ये पब्लिक सेक्टर अगर आप बंद करेंगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर कहां से आएंगे? White paper laid in the Parliament House by the ruling government, but where black paper you will go to? ब्लैक पेपर वी आर टेकिंग टू द पीपल। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल जी यही तो मुद्दे उठा रहे हैं, और कल ये ब्लैक पेपर खरगे जी ने जो रिलीज किया है, 10 साल अन्याय काल, समाज के हर वर्ग पर अन्याय हुआ है, मध्य वर्ग पर अन्याय हुआ है, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए अन्याय नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ 2 या 3 पूंजीपति हैं जिनको फायदा मिला। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।